चलिए अब आज का रिजल्ट देखे तो बहुत अच्छा लगा हमको। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद गौतम कि 24 में 23 लाया है। ठीक है, तो मेहनत तो यहाँ झलक रहा है। ठीक है, जो मेहनत करेगा वो नंबर लाएगा। ठीक है, तो चलिए गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग सर। स्वागत है जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। और आज हम लोग का 11वां पार्ट पदार्थ के समान गुण तक पहुंच गए रिवीजन में। ठीक है, ये फिजिक्स का क्लास चल रहा है। फिर जैसे ही फिजिक्स समाप्त होगा केमिस्ट्री में आ जाएंगे हम लोग। तो सारा रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए बताइएगा, आप लोग का पहला क्वेश्चन है कि वह जो स्थान घेरती है और कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पदार्थ। पदार्थ के मुख्यतः कितने अवस्था होती है? 3 अवस्था। पदार्थ के मुख्यतः 3 अवस्था होती है। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। एकदम टन टन आवाज आ रहा है, इसी तरह आना भी चाहिए। चलिए तो आप बताइएगा कुछ बढ़ते से घटते क्रम में, तो एक बताना है, बाकी सब सजा देना उसी में। अगर ठोस किसी का आंसर आएगा तो उससे फिर नीचे कौन आ जाएगा? द्रव, उससे नीचे गैस। अगर गैस किसी का आंसर आया तो उससे नीचे द्रव और उससे नीचे ठोस। ठीक है, हाँ, तो एक बताना आप लोग को, उसी में सजा देना। चलिए बताइए, गति ऊर्जा सबसे अधिक तीनों में किसका आता है? गैस में। गति ऊर्जा सबसे अधिक गैस में। घनत्व सबसे अधिक ठोस में। घनत्व सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में। अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस में। वेरी गुड। अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस में। लेकिन यही पूछे कि अंतर आणविक स्थान किसके? गैस में। अंतर आणविक स्थान गैस में। प्रतिस्थता या कठोरता ठोस में। प्रतिस्थता या कठोरता सबसे अधिक ठोस में होता है। संसंजक बल ठोस। विसरण विसरण का मतलब क्या हो गया? फैलना। बहुत अच्छा, गजब बात की है आज आप लोग। अब छूटेगा यहाँ से क्वेश्चन, एक को नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट, अवस्था परिवर्तन के दौरान क्या नियत रहता है? क्या मतलब नहीं बदलता है? अवस्था परिवर्तन के दौरान क्या नहीं बदलता है? तापमान। अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नहीं बदलता है। घना तो बोलते हैं कि नहीं बदलेगा, तो तो बदल जाएगा ना सर, बदलेगा कि नहीं? बर्फ को देखिए, जब आप वो क्या बोलते हैं फ्रीजिंग रहता है तो वही उसी को तापमान देंगे तो गल जाएगा, और गल जाएगा तो उसका घनत्व क्या होगा? बदल जाएगा, लेकिन तापमान नियत रहेगा। चलिए ये तीनों अलावे और बताइए पदार्थ की अवस्था। प्लाज्मा, ठोस, द्रव, गैस के अलावा और दो कौन है? प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बताइएगा प्लाज्मा कैवी अवस्था है? चौथी अवस्था। और पांचवी अवस्था कौन हो जाएगा? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 20,000 डिग्री सेल्सियस। प्लाज्मा अवस्था का लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है उसका तापमान? तो 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। कौन सी अवस्था एक आयनित अवस्था है? प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था एक कैसी अवस्था है? आयनित अवस्था है। सूर्य और तारों का जो उष्मा या चमक होता है किस अवस्था के कारण होता है? प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। सूर्य और तारों के उष्मा का एवं चमक जो होता है वो किससे होता है? तो प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। प्लाज्मा अवस्था विद्युत का क्या है? सुचालक है। सुचालक है तो जिसमें कि करंट पास हो सके। ठीक है। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। वेरी गुड। किसने 1920 में पांचवी अवस्था की कुछ गणना की थी? सत्येंद्र नाथ बोस ने। और इस अवस्था का भविष्यवाणी किसने किया था? आइंस्टीन। लेकिन नोबेल पुरस्कार किसे मिल गया? हाँ, एगो है कार्नेल। एक कार्नेल है और एक क्या है? वीके मैक्ट्रेले। हाँ, मैक्ट्रेले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब का SI मात्रक पास्कल। सूत्र में पूछा जाए तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का SI मात्रक। पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
चलिए बताइएगा, एक बार बराबर कितना पास्कल होता है? एक बार बराबर कितना पास्कल? 10⁻5 पास्कल या 10⁻5 न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मिली बार बराबर कितना पास्कल? 1 मिली बार 10⁻2 पास्कल। वेरी गुड। दाब एक कैसी राशि है? अदिश राशि। दाब एक अदिश राशि है। वहीं संवेग, वेग, आवेग ये सब कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेरी गुड, सदिश राशि है। उड़ते विमान के अंदर का दाब बाहर की अपेक्षा क्या होता है? क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, उड़ते विमान के अंदर बाहर की अपेक्षा अधिक दाब होता है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, वायुयान में सफर करते समय फाउंटेन पेन का सियाही निकल जाना किसके कारण? किसके कारण? जितना ऊंचाई पर जाएगा दाब क्या होगा? कम होगा। ठीक है, वायुयान के अंदर का दाब जो होता है ना, बाहर की अपेक्षा अधिक होता है। अगला देखिए, अधिक ऊंचाई पर चढ़ने पर कभी कभी नाक से खून आ जाता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं तो उसका दाब क्या हो रहा है? घट रहा है। दाब घट रहा है। पहाड़ पर खाना बनाना मुश्किल हो जाता है, दाब के कारण। वहां क्या होता है सर कि प्रेशर और क्वथनांक दोनों समानुपाती होता है, लेकिन उसका जो वाष्पीकरण है वो क्या होता है? वित्त कर्मानुपाती हो जाता है। वित्त कर्मानुपाती हो जाता है। चलिए, एक कंटेनर दिए हुए हैं, ठीक है, एक कंटेनर में पूरा फुल पानी भरा हुआ है और उसमें 3 छिद्र है, पहला, दूसरा, तीसरा, ऊपर, नीचे, फिर थर्ड वाला, मतलब ऊपर से सजाया गया है। तो बताइए सबसे अधिक प्रेशर किसमें होगा? सबसे नीचे वाला में होगा। किसमें होगा? नीचे वाला में। तो यहाँ क्या होगा सर कि द्रव के गहराई बढ़ने पर, द्रव में जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा द्रव का दाब भी क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई चाकू से किसी वस्तु को काटने में कठिनाई का अनुभव होता है, ठीक है, क्योंकि उसका धार जो होता है वो क्या होता है? भोथरा होता है। भोथरा होने कहने का अर्थ क्या है? उसका क्षेत्रफल बढ़ गया। उसका क्षेत्रफल बढ़ गया। तो अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो बल क्या होगा? ज्यादा लगेगा। क्षेत्रफल बढ़ा दिए तो ज्यादा बल देना पड़ेगा। ठीक है, और क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए, वहीं अगर हमको दाब कम करना है तो क्षेत्रफल क्या करना होगा? घटाना होगा। तो उसको क्या करते हैं हम लोग? धार करवाते हैं। ठीक ना, और धार करवाते हैं, सिर्फ उसको रख देते हैं। तो समझ गए ना आगे। चलिए नेक्स्ट, क्षेत्रफल घटा देने से दाब अधिक हो जाएगा और क्षेत्रफल बढ़ा देने से दाब कम हो जाएगा। भार बल तथा उत्क्षेप या प्रणोद एक दूसरे का क्या होता है? भार बल तथा उत्क्षेप प्रणोद एक दूसरे का विपरीत होता है। तो तैरने में कौन सा बल लगता है? कौन सा बल? उत्क्षेप बल बोले, उत्प्लावन बल बोले। ठीक है, चलिए, तो तैरने में कौन सा सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। जहाजों के गति के वृद्धि किस सिद्धांत का उदाहरण है? आर्किमिडीज का उदाहरण। बताइएगा, उत्प्लावन बल या भार में आभासी की कमी किसके बराबर होता है? उत्प्लावन बल बराबर भार में आभासी की कमी। ठीक है, उत्प्लावन बल का कहने का अर्थ क्या है? कि हमारे भार में कमी। तो किसके बराबर होता है? हटाए गए द्रव का भार। हटाए गए द्रव का भार के बराबर होता है। तो ये ऑनलाइनर में भी दे देगा कि उत्प्लावन बल जो है हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर दिखाई देता है? पानी के ऊपर 1/10। वही पानी के नीचे 9/10। बर्फ का घनत्व कितना होता है? बर्फ का घनत्व कितना होता है?
900 केजी प्रति मीटर क्यूब। 900 केजी प्रति मीटर क्यूब किसका घनत्व था? बर्फ का घनत्व। बर्फ का घनत्व 900 केजी मीटर प्रति मीटर क्यूब। ग्राम में दे तो क्या हो जाएगा? 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। चलिए पानी का घनत्व 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। बहुत अच्छा, 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। बहता हुआ हिमखंड के ऊपर से न पिघलकर नीचे से पिघलता है, क्योंकि नीचे के तल पर क्या होता है? दाब अधिक होता है, और दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक क्या होता है? कम हो जाता है। गलनांक कम हो जाता है। चलिए, मैनोमीटर सरल वायुदाब मापी, ठीक है, फॉरेंटीन वायुदाब मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वायुदाब मापी, बैरोमीटर, मैनोमीटर, ये सब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, लैक्टोमीटर भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये मेरा टेस्ट में भी पूछा गया था कि लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। क्या क्या देखे हम लोग? मैनोमीटर, लैक्टोमीटर, वायुदाब मापी, जिसको बैरोमीटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए बैरोमीटर आ गया, तो बैरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? वायुदाब। अचानक गिर जाने पर, मौसम आंधी तूफान बिगड़ चुका है, ठीक है, धीरे धीरे अगर गिरेगा तो बिगड़ने वाला है, ठीक है, और धीरे धीरे ऊपर जाए तो साफ, जैसे अब हो रहा है, बैरोमीटर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना। मैनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? गैसों के दाब। ठीक है, गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर। एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर। मैनोमीटर गैसों का दाब, बैरोमीटर वायु दाब, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापा जाता है, और मैनोमीटर एनीमोमीटर। हाँ, ऊपरी वाला कुछ कहने का हवा की गति एनीमोमीटर। ठीक है, हवा की गति। टेकोमीटर भी होता है। नहीं कुछ याद है, लेकिन ऊपरी वाला कुछ याद है। ठीक है, इस तरह कुछ याद रखिए आप लोग भी। नहीं कुछ याद है तो ऊपरा वाला कुछ है, चाहे हवाई जहाज रहे या फिर हवा रहे, ऑप्शन आएगा तो मारेंगे। चलिए, घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का सही मात्रक केजी प्रति मीटर क्यूब। वेरी गुड। जो पानी में डूब जाएगा उसका घनत्व पानी की अपेक्षा क्या होगा? अधिक होगा। जो पानी में तैरेगा उसका पानी की अपेक्षा घनत्व क्या होगा? कम होगा। तैरते हुए मनुष्य का घनत्व पानी की अपेक्षा। चलिए, मक्खन का घनत्व कम होता है किसकी अपेक्षा? दूध की अपेक्षा। चलिए, सब कुछ हो गया। बादल तैरता है किसके कारण? बादल आसमान की घनत्व के कारण। डायरेक्ट दिया रहेगा घनत्व के कारण। घनत्व कम होता है, वायुमंडल की अपेक्षा उसका घनत्व कम होता है, इसलिए बादल तैरते हुए नजर आते हैं। ठीक है, लाइफ जैकेट का सिद्धांत एक व्यक्ति को तैरने की अवस्था में रखने के लिए उसके किसमें वृद्धि करती है? किसमें वृद्धि करती है? आयतन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है कि यह एक व्यक्ति को तैरने की अवस्था में रखने के लिए उसके किसमें वृद्धि करते हैं? तो आयतन में वृद्धि करते हैं। लोहे का एक गोला पारा पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, क्यों? क्या होता है? यानी पानी पारा जो है, पारा में कम होता है, लोहे की अपेक्षा अधिक होता है उसका। पारा में अधिक घनत्व होता है पानी की अपेक्षा। अच्छा ठीक, हाँ वेरी गुड सर। यहाँ दो क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले कि पारे के मुकाबले में लोहे का जो घनत्व है वो क्या है? कम है, तभी तो पारा में तैर रहा है। ठीक, और पानी के अपेक्षा लोहे का घनत्व क्या है? अधिक है, इसीलिए वो पानी में डूब रहा है। अब यहाँ कॉमन किया जाए तो पानी के अपेक्षा पारे में जो घनत्व है वो क्या है? अधिक है। चलिए, बहुत अच्छा।
अगला क्वेश्चन है, ये तो पूछ ही लिए पहले। पनडुब्बी जल में डूबकर तैर सकने वाला जलयान जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। समान अणुओं के बीच लगने वाला बल को क्या कहते हैं? ससंजक बल। समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल। ससंजक बल सबसे अधिक किसमें? ठोस में। सबसे अधिक ठोस में। असंजक बल के असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल। बताइएगा मार्कर जो लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ कुछ, ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ लिखे ना, तो बताइए ये जो लिखे किसके कारण? असंजक। किसके कारण? असंजक। मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर लिखना असंजक बल, चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना असंजक बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा कांच पर नहीं चिपकता है क्योंकि पारे का कौन सा बल मजबूत होने के कारण? ससंजक बल। ठीक है, पारा कांच पर नहीं चिपकता है, कौन सा बल मजबूत होने के कारण? ससंजक बल। पारा कांच पर नहीं चिपकता और पारे और कांच का असंजक बल क्या होता है? असंजक बल। हाँ, पारे और कांच का असंजक बल क्या होता है? ससंजक बल तो मजबूत हो गया, असंजक बल क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। असंजक बल कमजोर हो जाएगा, इसीलिए तो नहीं चिपका पा रहा है। इसमें असंजक बल है मजबूत, तभी तो ये चिपका लेता है। बाकी तो आगे उदाहरण है, ये है आंखों का काजल, है ना। चलिए बताइएगा, पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटे लंबाई। बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने का चेष्टा रखता है। अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने का चेष्टा रखता है, इसीलिए बारिश का जो बूंद होता है गोल गोल होता है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव। तो बताइए, जब इसका सूत्र बता दिए बल बटे लंबाई पृष्ठ तनाव, तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन स्क्वायर क्या होगा? क्षेत्रफल कहाँ बताए? बल बटे लंबाई न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। एक होता है और सर पृष्ठ तनाव का, वो होता है कार्य बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? कार्य बटे क्षेत्रफल, जिसका सूत्र हो जाएगा जूल प्रति मीटर स्क्वायर। जूल प्रति मीटर स्क्वायर। तापमान बढ़ाने से किसी भी द्रव का पृष्ठ तनाव का मान क्या होगा? क्या होगा? घट जाएगा। वेरी गुड। क्या होगा? घट जाएगा। यही तो कंफ्यूजन रहेगा, बढ़ेगा कि घटेगा। मार के आए बढ़ेगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्या होगा? घटेगा। तापमान बढ़ाने से पृष्ठ तनाव का मान क्या होगा? घट जाएगा। और क्रांतिक ताप पर बहुत अच्छा, शून्य हो जाएगा। देखिए, तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का जो मान है वो घट जाएगा, तापमान घटाने पर पृष्ठ तनाव का मान बढ़ जाएगा, क्रांतिक कोण पर पृष्ठ तनाव का मान शून्य हो जाएगा। 3 चीज हो गया। चलिए, वर्षा की बूंद या पारे के कण अधिक गोलाकार होते हैं क्योंकि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण देते हैं, बताना यही सब वहां आएगा। निम्न में से किसका उदाहरण है? जैसे शेविंग ब्रश के बालों का आपस में चिपक जाना, किसका उदाहरण है? पृष्ठ तनाव के कारण। वेरी गुड। पतली सुई का पृष्ठ तनाव क्या होने के कारण पानी में तैराई जा सकती है? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। और किसके कारण पूछा जाए तो अगर कम बेसी नहीं दे तो पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पतली सुई किसके कारण पानी में तैराई जा सकती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर जल के सतहों पर मच्छरों का जो लार्वा तैरता है, ठीक है, उस लार्वा को खत्म करने के लिए क्या करना होगा? मतलब वहां का पृष्ठ तनाव को कम करना होगा। पृष्ठ तनाव को कम करना होगा। बाकी आप केरोसिन तेल दे दीजिए, कुछ भी। ठीक है, पृष्ठ तनाव को कम करना होगा। चलिए नेक्स्ट है, जल में साबुन या डिटेंडर, ठीक है, हाँ जो भी है, सर्फ एक्सल मानिए, ठीक है, मिलाने से पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है, अतः मेल की गहराई तक चल जाती है और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। तो यहाँ क्या काम किया? पृष्ठ तनाव को कम करने का। पृष्ठ तनाव कम किया तो अंदर तक चल गया और अंदर से बाहर निकल गया सारा गंदगी। ठीक है, चलिए, केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना क्या कहलाता है? केशिकत्व, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपिलरिटी।
कहीं कहीं दिया रहेगा केशिका क्रिया। क्या दिया रहेगा? केशिका क्रिया। ये भी यही है। हाँ, ये भी यही है सर, तीनों नाम। ठीक है, केशिकत्व, कैपिलरिटी और केशिका क्रिया। चलिए बताइए, केश नली में द्रव का चढ़ने या उतरने का कारण क्या होता है? क्या होता है? मतलब मेन कारण क्या होता है सर? केश नली में जो द्रव का चढ़ने या उतरने का होता है वहाँ, हाँ, केशिकत्व तो है ही, उसका एक मेन अगर पूछा जाए सहायक कौन होता है? हाँ हाँ, पृष्ठ तनाव सर। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। केश नली के द्रव का चढ़ने या उतरने का क्या कारण हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। केशिकत्व तो है ही और पृष्ठ तनाव भी। ठीक है, नली की त्रिज्या कम होने पर चढ़ान की ऊंचाई का मान क्या होता है? नली का त्रिज्या अगर कम कर देगा तो उसका चढ़ान का ऊंचाई का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, तथा अधिक होने पर कम हो जाएगा। कम। चलिए, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना किसका कारक है? केशिकत्व का। वेरी गुड। पेपर स्याही, देखिए यहाँ दिख रहा है ना, और यहाँ दिखा भी रहे इसीलिए क्योंकि अगर इंक आप लोग को डालने देते हैं सर तो इसको पूरा लगा दीजिए। ठीक है, जैसे ही लुढ़का देते हैं ना तो सारा गिर जाता है, और ये एक जगह गिरा है लेकिन ये यहाँ तक फैल गया किसके कारण? केशिकत्व। ठीक है, अब यहाँ दोनों चीज बताएं, एक शिक्षा वाला भी और ऊपर से समझ गए होंगे क्या बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा, एक और उदाहरण है। पानी का नवचंद्रक, ठीक है, पानी का नवचंद्रक किस लेंस तथा पारे का किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? पानी का जो नवचंद्रक है उसमें और पारे में, दोनों में कौन कौन सा लेंस कहता है? पानी में कौन सा लेंस रहेगा? अवतल लेंस। और पारे का उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, नवचंद्रक के रूप में। अगला है, श्यानता तरल अर्थात द्रव और गैस का गुण होता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि द्रव और गैस का गुण को क्या कहा जाता है? सबसे पहले द्रव और गैस को कहा क्या जाता है? तरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरल। तो ये एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक तरल है? ठीक है, ठोस द्रव गैस ठोस द्रव ठोस, उसके बाद मतलब यही सजा के तीनों में से दिया हुआ है। ठीक है ना, तो द्रव और गैस क्या है? एक तरल है। तरल में दोनों आ जाएगा, द्रव और गैस। तो तरल अर्थात क्या हुआ? तरल अर्थात ठोस की श्यानता, सॉरी क्वेश्चन नहीं बन पाया। बताइए, ठोस की श्यानता क्या होता है? ठोस की श्यानता, हाँ, ठोस की श्यानता क्या होता है? नहीं, शून्य होती है। शून्य होती है। ठोस की श्यानता शून्य होती है। तो श्यानता होता किसका है? द्रव और गैस का। तो सबसे अधिक श्यानता किसका है? गैस। सबसे अधिक श्यानता किसका? शहद का। गाढ़ापन जो रहेगा, श्यानता का मतलब क्या हुआ? गाढ़ापन। ठीक है, तो शहद का सबसे ज्यादा, उससे कम पानी, उससे कम केरोसिन, फिर पेट्रोल। ठीक है, अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा श्यानता किसका? द्रव का, फिर गैस का। द्रव का, फिर गैस का। जिस तरल में जितना अधिक श्यानता का गुण होगा उसे हिलाने में उतना ही अधिक बल लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा, द्रव की श्यानता मापने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही पूछेगा। इतना लंबा चौड़ा दिया है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्या दिया? द्रव का श्यानता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्टॉक का नियम। ठीक है, वेरी गुड। स्टॉक का नियम, हम लोग यहाँ कितना नियम देखे? दो नियम। एक आर्किमिडीज का नियम, जिसमें कि कौन कौन था? मैनोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर। ये सब किसका था? आर्किमिडीज का सिद्धांत। हाइड्रोमीटर भी दे सकता है। ठीक है, हाँ वो भी हो सकता है। ठीक, तो तैरने वाला में घनत्व आ जाएगा, और घनत्व आ जाएगा तो सिद्धांत पर भी आ जाएगा तैरने वाला, आर्किमिडीज का सिद्धांत। और वहीं लैक्टोमीटर का भी घनत्व। ठीक है, मैनोमीटर का भी घनत्व, वायुदाब का भी घनत्व। हाँ, आप जिस तरह याद रख सकते हैं सर। ठीक है, और ये चीज जान लीजिए कि बहुत बड़ा बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आप अपने से अगर कोई ट्रिक लगा लिया ना तो उसको कोई नहीं बुलवा सकता आपको। ठीक है ना, चाहे वो बचपन से लेकर बुढ़ापा कान हो जाएगा, लेकिन वो याद रहेगा, तो पूछ सकते। याद रखिए, तो संबंधित
आगे बढ़े सर। यस भूख लग गया क्या? नहीं सर। तो आवाज आना चाहिए। चलिए, हवाई जहाज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। तेज आंधी आने पर टीन की छत उड़ जाता है। बर्नौली के सिद्धांत। क्या होता है? बर्नौली। अब देखिए, हम मान ले ये हम अपना घर में करकट लगाए हैं या टीन लगाए हैं, ठीक है, यहाँ से तेज गति से हवा आ रहा है, तो जब हवा जिस गति में जाएगा वहां का वायुदाब क्या हो जाएगा? हट जाएगा। वहां का वायुदाब घट जाएगा, लेकिन यहाँ का वायुदाब था, तो ये तो ज्यादा प्रेशर देगा, और प्रेशर देगा जिसके कारण ये क्या होगा? उड़ जाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि जहाँ गति ज्यादा होता है वहां वायुदाब कम हो जाता है। इसीलिए जब हम लोग स्टेशन पर रहते हैं तो वहां दूर रहने के लिए देता है। हाँ, ट्रेन आती है तो बोलता है कि दूर रहिए, क्योंकि उनका गति है, और गति है तो वहां का वायुदाब क्या होगा? कम हो जाएगा। लेकिन पीछे वाला का वायुदाब क्या है? अधिक है, तो वो ठेल देगा सीधे, और आप भी क्या होइएगा? चलिए, बहुत अच्छा। वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर किस प्रमेय पर आधारित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बर्नौली के सिद्धांत पर। एटोमाइजर, बर्नौली के सिद्धांत। बर्नौली के सिद्धांत पर। एटोमाइजर भी बर्नौली के सिद्धांत पर। वही पेंट उंट करने वाला जो रहता है। चलिए, समाप्त की ओर है। सीमांत वेग क्या होता है सर? सीमांत वेग, जब कोई वस्तु किसी श्यान दर में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, किंतु कुछ समय के बाद वह नियत वेग से गिरने लगती है। इसी नियत को क्या कहते हैं? सीमांत वेग। समझ गए सर? देखिए सर हंस रहे हैं क्योंकि हम लोग का गजब एग्जाम्पल रहता है। जैसे मान लीजिए हम पानी नहीं रख सकते, एक हम क्या बोलते हैं, श्यानता वाला ज्यादा ले लेते हैं। हाँ, शहद को रखे, ठीक है। अगर हम कोई गुल्ली जानते हैं ना, खेले होंगे बचपन में, उसको अगर जैसे पहले हम गिराएं तो जिस फोर्स से गिरा वो वहां तक अंदर जाएगा पहले, उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे अंदर जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? सीमांत दिमाग वेग। में घर में जाके प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, ठीक है। तो सर दिमाग में आ गया ना? इसी को सीमांत वेग कहते हैं, ठीक है। भटक गए, समझाने वाले कुछ और थे, ठीक है ना। चलिए, बिना भंजन के पदार्थ को विपरीत होने का योग्यता को क्या कहते हैं? बिना भंजन, बिना टूटे किसी पदार्थ का विपरीत होने की योग्यता को क्या कहते हैं? सुघट्यपन। क्या कहते हैं? सुघट्यपन, प्लास्टिसिटी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? प्लास्टिसिटी। ये क्या होगा सर? बिना भंजन का। जैसे अगर मेरा प्लास्टिसिटी का रहता तो अगर हम इसको मोड़ देते तो ये मुड़ तो जाता बिना टूटे, लेकिन यह फिर से वहां अपनी अवस्था में नहीं आ सकता है, ठीक है। हाँ, जो भी है। और दूसरे एक ही किसका उदाहरण हो गया? प्लास्टिसिटी का। वहीं इलास्टिसिटी का क्या है? प्रत्यास्था का, कि अगर हम इसे मोड़ दें और अगर हम छोड़ दें तो फिर यह पुनः अपनी अवस्था में चल जाएगा। उसे क्या कहेंगे? प्रत्यास्था, ठीक है। दोनों समझ में आ गया? तो आप बताइएगा उदाहरण। बेकेलाइट किसका उदाहरण है? बेकेलाइट ये हो जाएगा सर आपका प्लास्टिसिटी। बेकेलाइट, टेफ्लॉन, प्लास्टिक। बेकेलाइट, टेफ्लॉन, प्लास्टिक किसका उदाहरण है? प्लास्टिसिटी। जहां याद नहीं रहता रट लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट दिमाग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में पूछ देगा वहां निम्न में से कौन एक प्लास्टिसिटी का उदाहरण है? तो क्या है? प्लास्टिसिटी, बेकेलाइट, टेफ्लॉन। वैसे समझाने का तो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तब पर भी लगता है कि ना भूल जाते हैं, तो रटिए उसको। दूसरा क्या है? रबड़, स्प्रिंग, क्वार्ट्ज। ये किसका उदाहरण है? इलास्टिसिटी। तो सबसे बताइए, सबसे अधिक प्रत्यास्था किसमें होता है? सबसे अधिक प्रत्यास्था किसमें होता है? क्वार्ट्ज में, ठीक है। हाँ सर, ठोस में मतलब क्वार्ट्ज में, ठीक है। उसके बाद हाथी का दांत, हाथी का दांत। रबड़ की गोली, रबड़ की गोली, ये क्रमवार है, तो ये सब क्या है सर? प्रत्यास्था। क्या है? प्रत्यास्था। प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, अर्थात प्रतिबल समानुपाती विकृति यह किस नियम के अनुसार दिया गया है? प्रतिबल समानुपाती विकृति, ठीक है, यह किस नियम के अनुसार दिया गया? तो हुक का नियम।
प्रकृति क्या बोले हम, प्रतिबल जो है समानुपाती है किसका, विकृति का। वो किस कौन सा नियम से, हुक का नियम से। सभी नियम को ध्यान से याद कीजिएगा, कहीं भूलिएगा नहीं। कहीं चार्ल्स का भी नियम दिया, बॉयल्स का नियम दिया, गेलुसाक का, ये तीनों का किसमें है, ये वो दो सब केमिस्ट्री में सर। तो कौन सा लॉ है ये सब, गैस का नियम। किसका नियम है, गैस का नियम। दाब का पास्कल, दाब का पास्कल। हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है, हाइड्रोलिक जो सारा उठाने में आसान लगता है, जो भी हाइड्रोलिक पर काम करता है वो सारा किस पर काम कर रहा है, कौन सा नियम पर, पास्कल के नियम पर, ठीक है। और गैस का नियम था बॉयल्स नियम, चार्ल्स नियम, गेलुसाक नियम, ठीक है। और अभी देखिए हम लोग कुछ देर पहले आर्किमिडीज का सिद्धांत, वो किसका था, तैरने वाला या घनत्व वाला। वहीं बर्नौली का सिद्धांत किसमें देखे, हवाई जहाज में। बर्नौली का सिद्धांत हवाई जहाज में, वेंचुरी मीटर में, एटोमाइजर में, सब में कौन सा सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत। घर में सब कोशिश कीजिएगा कि अलग अलग लिख लें, ठीक, कौन सा सिद्धांत किस में है। एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में सुविधा होगा। तो चलिए, फिजिक्स का सारा टॉपिक समाप्त हो गया। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग सर। स्वागत है आप लोग का जीके ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। पढ़ लिए, यस, कैसा लगा, अच्छा लगा। अच्छा लगा, मगर तब अच्छा क्या लगा, तो इससे क्या पता चला, जो चीज अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। मतलब अपना जिंदगी के लिए वो अच्छा नहीं रहता है, चाहे वो कोई भी चीज रहे, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर कोई चीज करने में डर लग रहा हो तो इसका मतलब वो क्या है, गलत है, गलत है, वो गलत है। कोई भी चीज अगर आपको डर लग रहा है करने में, यानी कि वो गलत है, ठीक है। मतलब वो गलत नहीं, जैसे कि किसी से छिपाने की, उससे हम छिपा रहे हैं, बहुत ऐसा काम होता है ना कि घर वाले से छिपा रहे हैं, ऐसा होता है ना। और उसके बाद वो बोलता अच्छा हम ये काम कर रहे हैं, हमसे कोई पूछा था, कुछ ऐसा बात था जो बोल नहीं सकते, क्या हम ये गलत कर रहे हैं क्या, हम बोले तो काहे नहीं सुना रहे हैं घर में, बोलता है डर लगता है, बोले पक्का गलत है। जब डर लग रहा है तो पक्का गलत है। अब आप लोग हर चीज में आप लोग सोचिएगा इस बात को, ठीक है, पता चलेगा कि हाँ ये गलत है। जिसमें डर लग रहा है सुनाने में घर में, उसमें गलत है। और हर अच्छा चीज जिसमें मजा आए वो चीज अच्छा नहीं है, और जिसमें कष्ट हो वो अच्छा है। पढ़ने में कितना कष्ट लगता है, याद करने में, तो वो अच्छा है ना। गाना सुनने में, डांस देखने में, फिल्म देखने में अच्छा लगता है ना, तो काम देगा, तो आगे चल के पछता जाइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 33वां पेरिस ओलंपिक 2024, यही ना था जी। चलिए बताइए, तो आयोजन कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। वेरी गुड। बता सकते हैं शुभंकर उसका, नहीं, क्या बोले, क्या इसका था, फ्रिजियन टॉप। हाँ बोलिए, फ्रिजियन कैप। क्या है फ्रिजियन कैप। एक जगह तो हमको ऐसा शुभंकर मिला जो हमको पूरी तरह से याद आ गया। कहाँ का पता है, बिहार का। आगे हाँ आया ना। तो किसका था वो, क्या था, मोगा, किसका था बता सकते हैं। छठी खेल। चलिए ठीक है, वहीं पे जाके पूछते हैं, ठीक है। चलिए, थीम क्या था, पेरिस ओलंपिक का थीम क्या था। नहीं सर, लेट्स
एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट किसका था? पेरिस ओलंपिक 2024 का क्या था? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ठीक है, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। सेलिब्रेट। ठीक। कुल कितना खेल था एवं स्पर्धाएं था? खेल बताइए, खेल कितना? 32 खेल, 329 स्पर्धाएं। कितना? 329 स्पर्धाएं था। ठीक है, कुल कितने देशों ने भाग लिया था? 206। ठीक है, क्या क्या देखें? खेल कितना? 32, खेल 32, स्पर्धा 329, खेल कितना? 32। ठीक है, स्पर्धा 329। और कितने देश ने भाग लिया? देश 206 ने लिया। ठीक है, भारतीय दल में कितने एथलीट गए थे? तो 117। 117, वेरी गुड। कितने? 117 और 16 खेलों में भाग लिया था। कितने खेलों में? 16 खेलों में, यानी कि वो 50% पे भाग लिया था, 50% पे भाग नहीं लिया था। अभी भी कितना पीछे है खेल से, सब क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, वही लेके डूब गया। ठीक है, क्या बोले सर? 2025 क्या आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक ज्यादा गोल्ड आ जाएगा, मतलब ज्यादा क्या, एक गोल्ड आ जाएगा, ज्यादा तो नहीं आएगा। ज्यादा लाएगा, ज्यादा लाएगा कौन? तो मतलब ये कह सकते हैं कि वो जो चाइना है या फिर अमेरिका है, जापान है, ये सब हाथ धो दे, बैठ जाएगा। हाँ न, वो सब हाथ धो दे क्या चीज से? क्रिकेट से, कि क्रिकेट में वो गोल्ड नहीं ला सकता। बाकी गोल्ड उस सब के मुकाबले में लाने के लिए अभी भारत को कम से कम 600 साल चाहिए। 600 साल चाहिए। जितना दिन से हो रहा है, कितना गोल्ड ला पाए हैं इंडिया? देखिए, पिछला बार 1 लाए थे, इस बार तो वो भी गोल्ड हाँ नहीं ना पाया। तो खेल से याद आया, चलिए क्या बताएं, यहाँ का जो है ना सब गजब गजब का है। ऐसा नहीं कि भारत में टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत है, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाता। किससे पहुंचेगा? यहीं पे जो आता है पैसा खा लेता है, यहीं पे कोच तो सब इधरे मार लिया, उसको कुछ मिलता ही नहीं है। तो बता दें क्या एक बात? बता सकते हैं। टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, बता देते हैं। हम लोग गए थे कहलगांव खेलने के लिए, ठीक है, कराटे का नेशनल चैंपियनशिप था, गए थे खेलने के लिए। वहां पे हर साल होता था और हर साल चैंपियन बनता था हरियाणा। पहली बार झारखंड का नेतृत्व देवघर कर रहा था। देवघर से हम लोग गए थे, ओवरऑल चैंपियन बने थे, पूरा भारत का ओवरऑल चैंपियन बने थे। टोटल हम लोग गए थे 18 व्यक्ति, उसमें से 17 गोल्ड आया था, 1 सिल्वर आया था, तो ओवरऑल चैंपियन बने थे। तो वहाँ हरियाणा में जो टीचर जो सब आए थे, स्टूडेंट सब, वो सब बोल रहा था कि पहली बार हम लोग को मात मिला, नहीं तो आज तक हम लोग को यहाँ पे कोई मात देने वाला नहीं था। तो एक लड़का है, सौरभ, देवघर का ही है, तो वो बोला क्या कि हाँ, पहले जो था बुमराह जैसा बॉलर नहीं था, इसीलिए अच्छा बैट्समैन हीरो बन रहा था। अब आ गया है बुमराह सब, तो अब तो कष्ट होगा ही, आप लोग को संभल के रहिएगा। ये बात हुआ था। और वो सब जब गया ना वहाँ पे, तो हरियाणा, तो जितना भी लड़का गोल्ड लाया था वो सबको 60,000 रुपया करके मुख्यमंत्री दिया। कितना करके? 60,000। ठीक है, और झारखंड में ओवरऑल चैंपियन बना, हिंदुस्तान पेपर में भी नहीं आया, वो प्रभात खबर में ही लटक के रह गया। ठीक है, तो ये है यहाँ का खेल। चलिए, अब इससे ज्यादा क्या बोले, समझ ही गए होंगे सारा चीज। नहीं, बढ़िया किया। चलिए, बहुत ज्यादा बोल दिए क्या? अब चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक कौन था? अडानी समूह। अडानी समूह, वेरी गुड। कौन थे? अडानी समूह। सबसे युवा भारतीय रेफरी कौन था? सबसे युवा रेफरी तो किशोर, हाँ, वही अशोक, कपिलन और अशोक। ठीक है, हाँ ठीक है, साई अशोक या अशोक साई, अशोक याद रखिए ना। ठीक है, साई अशोक। ठीक, पूरा नाम तो इसका कपिलन साई अशोक है, कुछ भी एक याद रख लीजिए, कपिलन अशोक रखिए, साई अशोक रखिए या अशोक रखिए। सबसे युवा रेफरी। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? हाँ, पीवी सिंधु और शरद कमल। ठीक है, कौन कौन थे? पीवी सिंधु और शरद कमल। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे?
भाकर और पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश कौन है? पीआर श्रीजेश कुछ सुने हैं इसके बारे में? हाँ सर, हम देखे। गोलकीपर है पीआर श्रीजेश। कौन है? हॉकी का गोलकीपर। केरला के हैं। ठीक है। और ये संन्यास लेने के बारे में चर्चा कर रहे थे, ले लिए क्या? ठीक। भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? किसने जीते थे? मनु भाकर। मनु भाकर कहाँ के निवासी हैं? हरियाणा का। कौन सा पदक जीता था? कांस्य। ठीक। अरे एक ही को तो सिल्वर आया है, बाकी सब कांस्य ही आया है। ठीक है। विनेश फोगाट के बारे में बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं? डिस्क्वालीफाई कर दिया था। कितना वजन उसका कितना बढ़ गया था? 100 ग्राम। किसमें खेल रहा था? 50 किलो का वेट में खेल रहा था। कितना का? 50 किलो का वेट में खेल रहा था। उसका वजन 100 ग्राम बढ़ जाने के कारण उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और नहीं तो वो गोल्ड का दावेदार था। और सुनते हैं संन्यास ले भी लिया। वो बोल दिया कि अब हम ओलंपिक में नहीं जाएंगे। और क्या चीज में आ गया? वो राजनीति में उतर गया, और वो अभी विधायक बन भी गया है। तो देख रहे हैं, कुछ सपना टूटे या कुछ भी टूटे, बड़ा काम करता है वो। कर लिया ना काम, बड़ा काम नहीं किया। ठीक है। अगर किसी को ओलंपिक में मेडल मिलता है ना, तो इधर नाम जो होता है उसके बाद उसको क्या बनाता है? डीएसपी बना देता है, एसपी बना देता है, यही सब ना करता है। तो बन गया ना कुछ अपने बलकुपत पे विधायक। चलिए, पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी के बारे में आप लोग बताइए। ठीक है। कुल कितने पदक आए भारत का? कितने आए? 6 आए। 6 में से कौन सा कितना मेडल आया? ठीक है। सिल्वर 1 और ब्रॉन्ज 5। ठीक है। 5 आया ब्रॉन्ज, यानी कि कांस्य। बता सकते हैं सिल्वर कौन लाया? किसने लाया? नीरज चोपड़ा। कितना मीटर भाला फेंका था? ठीक है। 89.45। और 5 व्यक्ति हैं। 5 व्यक्ति उसके बारे में बताइए। जैसे कि मनु भाकर किससे संबंधित था? ठीक है। एयर पिस्टल एयर शूटिंग से कितना मीटर? 10 मीटर। कितना है? 10 मीटर। ठीक है। उसके बाद मनु भाकर 2 में, एक वहां पे और एक संयुक्त में, दोनों जोड़ा में जो जीता था। कौन कौन था वो? सबरजोत और मनु। वो भी किस में? तो वही एयर पिस्टल में। तो हम लोग 3 देख लिए। कौन कौन? नीरज चोपड़ा कौन सा पदक? कांस्य। रजत। उसके बाद कौन देखे? मनु भाकर कौन सा पदक? कांस्य जीता। उसके बाद सबरजोत और मनु भाकर दोनों कांस्य जीता। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या? कुसाले। क्या नाम है? स्वप्निल कुसाले। ये क्या चीज से है? तो ये भी राइफल से ही है। किससे है? राइफल से। कितना मीटर का ये 50 मीटर। वो जैसे था 10 मीटर और ये है 50 मीटर। उसके बाद और बताइए कौन कौन है? उसके बाद वो हॉकी टीम जीता था। और एक क्या नाम है? अमन सर अपना। ठीक है। अमन सहरावत। उसने भी कांस्य पदक जीता था। कितना केजी में जीता था? 57 केजी में। इसी से पूछा जा सकता है कि कौन सा खेल से संबंधित है, कौन सा पदक जीता। ठीक है। चलिए, अब पदक तालिका में बताइए सबसे ऊपर में कौन रहा? अमेरिका। उसके बाद चाइना। 3 तक तो याद रखना है ये, अमेरिका, चाइना और जापान। अमेरिका, चाइना और जापान। भारत का स्थान 71वां। भारत का स्थान 71वां। तो अपना पड़ोसी पाकिस्तान 62वां। कौन? 62वां। एक ही लाया, लेकिन एकदम जबरदस्त चीज लाया। और कितना? 9 कदम पीछे छोड़ दिया। 9 कदम पीछे छोड़ दिया, आगे तो निकल ही गया। ठीक है। तो वही चाहिए, ये होता है कंपटीशन। कितना दिन से फॉलो कर रहा था पता है नीरज चोपड़ा का? वो सुन रहे 11 साल से फॉलो कर रहे थे। और सक्सेस कहाँ पे पाया? 24 में। चलिए, चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। एक देखेंगे हम लोग यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, और एक देखेंगे यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम। तो यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुआ था? यूनिवर्सिटी गेम हरियाणा।
गुवाहाटी में हुआ था, असम, गुवाहाटी असम। और यूथ गेम कहाँ हुआ था? यूथ गेम हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु, वेरी गुड। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु। तो बताइए यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या था? शुभंकर अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी। क्या नाम था? अष्टलक्ष्मी। अब बताइए छठा खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर कौन था? इसका शुभंकर सर माइकल जैक्सन। वीरा मंगाई। वीरा मंगाई। क्या है? वीरा मंगाई, वीरा मंगाई। बताइए दोनों का शुभंकर, सबसे पहले यूथ गेम का अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी, खेलो इंडिया यूथ गेम का वीरो मंगा वीरो। अरे वीरा मतलब जीरा। क्या? वीरा मंगा वीरा मान के चलिए जीरा। और क्या मंगाया हो? जीरा, भाई जीरा मंगाई। क्या मंगाया? वीरा मंगाई। ठीक है, वीरा मंगाई। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ एथलीट हम लोग देखेंगे क्या चीज में? तो खेलो इंडिया यूथ गेम में। खेलो इंडिया यूथ गेम में सर्वश्रेष्ठ एथलीट कौन था? तो वृत्ति अग्रवाल। क्या है? वृत्ति अग्रवाल। हम क्या पूछे? यूथ गेम का, ना कि हम क्या किसका? हाँ, यूनिवर्सिटी। अब डिसूजा जिसके बारे में बोल रहे हैं वो कहाँ है? यूनिवर्सिटी में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट हम लोग देखेंगे क्या चीज में? तो यूनिवर्सिटी में। किस में देखेंगे? यूनिवर्सिटी में। तो कौन है वो? माइकल डिसूजा। और वही चीज आ जाएंगे हम लोग ये, हाँ, यूथ में। तो वो कौन हो जाएगा? वृत्ति। क्या हो जाएगा? वृत्ति अग्रवाल। क्या हो जाएगा? वृत्ति अग्रवाल। ठीक है। अब आते हैं सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट यूनिवर्सिटी में। कौन है? प्रत्याशा रे। क्या है नाम है? प्रत्याशा रे। और वही चीज आ जाएंगे यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे है ये नहीं महिला का। क्या? कैसे जान रहे? महिला वही है, भारत में एक ही को थोड़ी है। तो एक ही को पुरुष था क्या? यहाँ पे देखिए दूसरा पुरुष आ गया ना। पहली बार शामिल नया खेल बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम में। स्क्वैश। कौन सा है? स्क्वैश। पहला स्थान कौन लाया था खेलो इंडिया यूथ गेम में? खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र। कौन लाया था? महाराष्ट्र। वेरी गुड। कौन लाया? महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। उसके बाद जहाँ पे हुआ था तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। और बिहार का स्थान क्या रहा था? 21वां। ये हो गया हम लोग का खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में स्पीड से बताइए। आयोजन कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। शुभंकर कौन था? क्या मंगाई? वीरा मंगाई। सर्वश्रेष्ठ एथलीट वृत्ति अग्रवाल। पहली बार शामिल नया खेल स्क्वैश। प्रथम स्थान किसका रहा? दूसरा स्थान और 21वां बिहार का स्थान। कुल कितना पदक जीता था? 21वां जो आया बिहार? 5। कौन? 5। चलिए अब इसी तरह फास्ट में बताइए यूनिवर्सिटी गेम। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। आयोजन? ठीक है, शुभंकर अष्टलक्ष्मी। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट माइकल डिसूजा। किससे संबंधित है? तैराकी से। किससे? तैराकी से। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट प्रत्याशा रे। किससे संबंधित है? तैराकी से। कितना पदक जीता था? 4 पदक। ठीक है। प्रथम स्थान पर कौन आया था? ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। खेलो इंडिया यूथ गेम हो गया और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो गया और पेरिस ओलंपिक भी हो गया। अब देखते हैं 37वां राष्ट्रीय खेल 2023। क्या देखेंगे? 37वां राष्ट्रीय खेल 23। और इसी में आप लोग का शुभंकर आएगा। ठीक है। चलिए आयोजन बताइए कहाँ हुआ? आयोजन कहाँ हुआ? गोवा। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुआ? गोवा में। शुभंकर वही मोगा। और इसी को सुन के क्या हमको याद आ गया? बिहार। बिहार में बड़ी वर्ड फेमस है। ठीक है। तो क्या है ये बता सकते हैं? एक बैल जैसा रहता है, देखने में कैसा लगता है? बैल के जैसा। हाँ, बाइसन। इसका नाम क्या है? बाइसन। बैल की तरह लगेगा। आप उसका फोटो देखिएगा ना तो ऐसे फोटो बना हुआ है और फेस पे लगा के यहाँ सींग दिया हुआ है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बना राष्ट्रीय खेल में? हाँ, 37वां राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बना? श्री हरि नटराज। कौन बना? श्री हरि नटराज। किससे संबंधित है वो? सब तैराकी से। सब तैराकी से। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी प्रसेन और परिणीति। कौन कौन? प्रसेन और परिणीति।
तो इसका नाम क्या है? संयुक्ता परसेन काले। पहला व्यक्ति का नाम क्या है? पहला महिला का, हाँ, तो खाली परसेन याद रखिए और उधर परिणीति, ठीक है, परिणीति नायक। दो किस्में है, तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी में, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी में कौन है? नटराज, श्रीहरि नटराज, श्रीहरि नटराज। और अगर महिला में पूछे सर्वश्रेष्ठ तो परिणीति और परसेन, परसेन और परिणीति। प्रथम स्थान पर कौन आया? राष्ट्रीय खेल में कौन आया? महाराष्ट्र। प्रथम स्थान पर कौन आया? महाराष्ट्र। दूसरा स्थान पर सर्विसेज, सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद हरियाणा। ये क्या है? ये बहुत बढ़िया, बताइए सब कुछ। ये टीम बोला जाए तो ये भारत सरकार का है, ठीक है। सर्विसेज जो सर्विस करता है भारत सरकार की ओर से खेलता है, ठीक है। नहीं होता हर चीज में, नहीं होता, बोला जाता है कि आप रेलवे में गए तो खेल कोटा से गए हैं, तो ऐसा थोड़ी वहां जाके ड्यूटी करना पड़ता है। खेल कोटा से गए तो आपको खेल से संबंधित रखेगा आपको, तो वही चीज के बारे में चर्चा किया है, ठीक है। दूसरा स्थान पर कौन आया? सर्विसेज। बिहार का स्थान 30वां रहा, बिहार का स्थान 30वां रहा। तो 38वां राष्ट्रीय खेल जो होगा वो कहाँ होगा? 38वां, हाँ, उत्तराखंड। 37वां कहाँ हुआ? गोवा। 37वां गोवा, 38वां उत्तराखंड, और 39वां कहाँ होगा? ये होगा मेघालय, ठीक है। तीनों का तीनों याद रखिएगा, ठीक है, आगामी पूछ दिया जाता है। तो 37वां गोवा, 38वां उत्तराखंड, 39वां मेघालय, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं एशियाई खेल 2023, यानी 19वां एशियाई खेल 2023। बताइए आयोजन कहाँ हुआ था? वाह, हाँ, चीन में धोबे किया था। कहाँ हुआ था? हांगझाऊ। कहाँ हुआ था? हांगझाऊ। कहाँ हुआ था? हांगझाऊ। कहाँ हुआ था? हांगझाऊ। और चीन में हुआ था। चीन ही प्रथम स्थान पर रहा था। कौन रहा था? चीन ही प्रथम स्थान पर रहा था। अब बताइए शुभंकर क्या था? चैन चैन कांग कांग लियान लियान, ठीक है। क्या है? चैन चैन कांग कांग लियान लियान, शुभंकर था इसका, ठीक है। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक भारतीय ओर से, उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक भारत की ओर से कौन कौन रहा था? हाँ, नहीं शुभंकर, हाँ, नहीं यहाँ शुभंकर उससे क्या रहा है? हमको देख रहे हैं कि जो समारोह में ध्वजवाहक रहता है, जब कोई भी चीज का जब प्रारंभ होता है ना, तो ध्वज लेके आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो वही चीज, तो बताइए कौन कौन था? हरमनप्रीत सिंह। कौन था? हरमनप्रीत सिंह। और एक कौन? लवलीना बरगोहैन, लवलीना बरगोहैन। तो बता दीजिए दोनों के बारे में। हॉकी से, और हॉकी का कप्तान, और वर्तमान में भी शायद यही है ना, यही है। और लवलीना बरगोहैन कौन थे? बॉक्सर। कौन है? बॉक्सर है वो, ठीक है, लवलीना बरगोहैन। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे एशियाई खेल का? ठीक है, कौन है? श्रीजेश, पीआर श्रीजेश। और कौन से खेल से संबंधित है ये? हॉकी से है। और हॉकी में क्या करते हैं ये? गोलकीपर, ठीक है। प्रथम स्थान पर कौन रहा? चाइना। चाइना। दूसरा स्थान पर? दूसरा जापान। जापान। तो भारत का स्थान? भारत का चौथा। चौथा। भारत का स्थान चौथा। प्रथम पर चीन, दूसरा जापान, भारत का स्थान चौथा। और ये हम लोग का एशियाई खेल भी समाप्त हुआ। आइए थोड़ा मूर्ति देवी देख लेते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेंगे, ठीक है। मूर्ति देवी पुरस्कार खाली 2019 वाला 33वां बताना है। मूर्ति देवी पुरस्कार 33वां, विश्वनाथ जी। कौन है? विश्वनाथ जी, यानी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। मूर्ति देवी 33वां पुरस्कार किसको मिला? विश्वनाथ जी, ठीक है, विश्वनाथ जी को, ठीक है, ठीक है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 वाला देखना है। डेनियल को मिला है। किसको? डेनियल एवं अली अबू को, अली अबू को। अगर पूरा नाम याद रखिएगा तो क्या नाम? अवाद, अली अबू अवाद। हाँ, तो याद रखना है दो ही। एक नाम रखें डेनियल, जिसका नाम है डेनियल बोरेन-बोइंग। उतना दूर तक याद नहीं रखना। हाँ, याद क्या रखना है? डेनियल। क्या नाम याद रखना है? डेनियल। और एक क्या नाम है? अली अबू, ठीक है।
अब आप भी याद रखिएगा, ठीक है रखिए। बुकर पुरस्कार, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार में हाँ बताइए, 2024 बताइए, 2024 में जो मिला। 2024 में हाँ समांथा हार्वे, समांथा हार्वे 2024 में जो मिला बुकर पुरस्कार, उसका नाम क्या है? समांथा हार्वे। खाली वही याद रखिए, 2024 में समांथा हार्वे। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बता सकते हैं? तो हाफमैन हाँ माइकल हाफमैन और एक जेनी जेनी अर्पेनबेक, अर्पेनबेक, ठीक है। एक है जेनी अर्पेनबेक और एक हाफमैन, माइकल हाफमैन। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो 2024 में मिला उसका नाम क्या है? जेनी अर्पेनबेक, अर्पेनबेक, और एक का नाम क्या है? माइकल हाफमैन, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन और, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 हम पूछेंगे, ठीक है। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 और वो बताएंगे इरशाद, बताइए तो। 2022 हाँ वही नम्मा क्या था उसका? खालिद जावेद। हाँ खालिद जावेद, जिसको पढ़ने में माथा खराब हो गया है, ठीक है। क्या नाम है? खालिद जावेद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर याद नहीं है तो उसको अभी यहीं पे बैठ के याद कर लिए। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार हम लोग देखेंगे, ठीक है। 2023 सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन घोषित हुआ? उड़ीसा हुआ। दूसरा राज्य यूपी यानी उत्तर प्रदेश, प्रथम राज्य उड़ीसा और दूसरा यूपी। एकदम पूरी तरह से याद करना है। सबसे शहरी स्थानीय निकाय, मतलब सबसे बेस्ट शहर कौन हो जाएगा? सूरत। सूरत कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। सूरत कहाँ स्थित है? अब जापान बोल रहे थे क्या? ठीक है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत कर्नाटक का, केरल का, बताइए। केरल का पुलमपरा, पुलमपरा, क्या नाम है? पुलमपरा। चलिए एक बार बताइए, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य, दूसरा स्थान, दूसरा स्थान यूपी। अगर शहर पूछे तो सूरत, अगर ग्राम पंचायत पूछे तो हाँ पुलमपुरा, पुलमपुरा, ठीक है। हो गया? यस सर। बस ये इतना इंपॉर्टेंट था और ये सब समाप्त हो गया। अगला टॉपिक आप लोग का टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। थैंक यू सर।